आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, सीजी सेट जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हम लोग जो है सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वो है, निम्न में से किसका मुगल कालीन तोप खाने से संबंध है। तो मुगल काल में जो तोप खाना है ना, क्योंकि देखो भारत में जो तोप खाना है वो मुगल लेकर के आए थे। बाबर जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था और उसके विजय में कहीं ना कहीं इस तोप का काफ़ी योगदान रहा है। तो मुगल सेना में जो तोप खाना है ना, इसका अलग से डिपार्टमेंट हुआ करता था, तोप खाना विभाग हुआ करता था। तो यहाँ पूछ रहा है कि किसका संबंध तोप खाने से है। तो देखो, जिनसी, इसका संबंध तोप खाने से है। दस्ती भी तोप खाने से जुड़ा हुआ है। गजनाल भी तोप खाने से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो बरगीर है ये घुड़सवार सैनिक को कहा जाता था, जो शाही घुड़सवार होता था, जिसको साज संबंधी सभी सामान, मतलब कि घोड़े, हथियार वगैरह सब कुछ जो है राज्य की तरफ से दिया जाता था, तो उसको बरगीर कहते थे। बाकी ये जो तीनों है ना, जिनसी, दस्ती, गजनाल, ये सब जो है तोप खाना विभाग के से संबंधित थे। जिनसी की अगर हम लोग बात करें तो जो भारी तोपें हैं उसको जिनसी कहा जाता था, जिसमें भारी तोपें होती थी उसको जिनसी कहा जाता था। दस्ती की अगर हम बात करें तो जो हल्की तोपें हैं उनको दस्ती कहा जाता था, हल्की तोपों को। गजनाल किसको कहते थे? जो हाथी को गज कहा जाता है ना, तो जो हाथी पर जिन तोपों को लाद कर ले जाया जाता था उनको गजनाल कहा जाता था। इनके अलावा तोपखाना विभाग में और भी कुछ होता था, जैसे कि नरनाल। जैसे गजनाल है ना, वैसे ही नरनाल, जो छोटे छोटे तोप होते थे जिनको सैनिक अपने कंधे पर उठा करके ले जाते थे, उनको नरनाल कहते थे। उसके बाद एक होता था सूतरनाल। ये जो है ना, ऊंट पर लादे जाने वाले तोप खाने को कहा जाता था सूतरनाल। वही अगर हम बात करें तोप खाना विभाग के प्रमुख की, तो उसको बोलते थे मीर ए आतिश। जो आतिशबाजी शब्द है ना, वो यहीं से आया हुआ है। तो मीर ए आतिश मतलब जो आतिशबाजी है ना, वो इनका फारसी वगैरह का शब्द है, तुर्की फारसी शब्द है। तो मीर ए आतिश अथवा दरोगा ए तोप खाना कहा जाता था तोपखाना विभाग का प्रमुख को। तो ध्यान रखना ये सारा कुछ। बरगीर जो है ये घुड़सवार सैनिक होता था। तो यहां आपका उत्तर होगा 1 2 4। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, शैलेंद्र नरेश बालपुत्र देव द्वारा भारत में एक बौद्ध विहार कहाँ बनवाया गया था। तो शैलेंद्र नरेश, ये लोग जो है ना, जो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया उस तरफ रूल करते थे। शैलेंद्र शासक, शैलेंद्र वंश का नाम है। तो शैलेंद्र वंश का एक शासक हुआ बालपुत्र देव। तो इसने जो है भारत के किसी स्थान पर बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। कहां पर करवाया था? तो नालंदा में। नालंदा में विश्वविद्यालय हुआ करता था ना, तो वहीं पर। तो जो बालपुत्र देव है, इसने अपना दूत भेजा यहाँ पर। यहाँ उस समय जो रूल कर रहा था शासक, उसका नाम था देवपाल। तो उससे जो है नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने की आज्ञा प्राप्त की और उसको जो है आज्ञा मिल जाती है। तो बालपुत्र देव ने अपना दूत भेजा था देवपाल नामक राजा के दरबार में, और इस राजा ने, देवपाल नामक राजा ने बौद्ध विहार के निर्माण के लिए 5 गांव दान में दिया था। तो ये चीज भी ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन ना यूजीसी नेट में पूछा गया है। आप में से काफी सारे लोग बोलते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। अधिकतर क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में पूछा गया है, और काफी सारे क्वेश्चन मैं उससे मिलते जुलते तैयार करता हूं, और क्वेश्चन रिपीट होते हैं घुमा फिरा करके, या फिर जैसे के तैसे भी रिपीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जजिया कर के विषय में कौन सा कथन सत्य है। जजिया कर देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। बिल्कुल सही है। तुगलक वंश का तीसरा शासक था फिरोज शाह तुगलक। तो ये भारत में पहला ऐसा सुल्तान था, पहला ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। उसके बाद अगला पॉइंट है, जैनुल आबदीन भारतीय उपमहाद्वीप में पहला शासक था जिसने जजिया कर को प्रतिबंधित किया। बिल्कुल ठीक है। जैनुल आबदीन जो कश्मीर का शासक था, और कश्मीर भी भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा है। तो भारतीय उपमहाद्वीप का पहला शासक जिसने
जजिया कर को प्रतिबंधित किया? जैनुल आबदीन। वहीं अगर पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया, तो अकबर ने। और भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर जजिया कर को समाप्त करने का श्रेय भी अकबर को ही जाता है। लेकिन जो जैनुल आबदीन था, इसने केवल और केवल कश्मीर के क्षेत्र में इसको समाप्त किया था। अगला दिया है, मुगल बादशाहों ने जजिया कर को पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा था। देखो, अकबर के टाइम पर तो प्रतिबंधित था, जहांगीर के समय भी प्रतिबंधित था, अकबर द्वारा बंद किया गया था, शाहजहां के समय में भी बंद था, औरंगजेब के शासन के आरंभिक कुछ वर्षों तक जजिया कर पर प्रतिबंध लगा रहा, लेकिन बाद में उसने जो है जजिया कर से प्रतिबंध हटा दिया। तो यहां पर अगर हम इस कथन की बात करें तो यह कथन गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहां बोल रहा है मुगल बादशाहों ने जजिया कर को पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा था, तो ऐसा नहीं है। जो बाबर था, हुमायूं था, औरंगजेब था, और औरंगजेब के बाद के जो शासक हुए उन्होंने जजिया कर को प्रतिबंधित नहीं किया था। तो यह कथन आपका गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो यहां उत्तर होगा आपका अ। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बहिष्कृत भारत पत्रिका को प्रारंभ किया। तो भाई, बहिष्कृत भारत इस पत्रिका को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को। इसके अलावा इनकी एक और पत्रिका थी जिसका नाम मुझे याद आ रहा है, मूक नायक। मूक नायक। देखो, जो ठाकुर बी.आर. अंबेडकर है, ये जो है ना, अपने जो दलित भाई हैं उनके लिए इन्होंने आवाज उठाई थी। तो जो दलित है उन्हीं को इन्होंने मूक नायक कहा है। बहिष्कृत भारत, मूक नायक, तो इसको ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा स्थान कभी भी अकबर की राजधानी नहीं थी? तो भाई, कौन सा स्थान कभी भी अकबर की राजधानी नहीं थी? आगरा था, लाहौर भी था, फतेहपुर सीकरी भी था, लेकिन दिल्ली जो है अकबर की राजधानी नहीं थी कभी भी। अगला क्वेश्चन दिया है, सैयद बंधु द्वारा बनाए गए बादशाह कौन थे? तो भाई, सैयद बंधु द्वारा बनाए गए बादशाह थे फर्रुखसियर, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला, मोहम्मद शाह। लेकिन जो जहादर शाह था, इसको सैयद बंधुओं ने नहीं बनाया था। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5। देखो, जो सैयद बंधु थे ना, इनका जो है मुगल दरबार में बहुत ज़्यादा वर्चस्व स्थापित हो गया था और अपने हिसाब से किसी को भी बादशाह बना देते थे। निम्न पर विचार करने को बोला जा रहा है। पहला दिया है, प्लासी के युद्ध में भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी। बिल्कुल सही है, प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी। अगला दिया है, पानीपत के तीसरे युद्ध से अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। ये भी सही है। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था ना, उसमें मराठों की हार हुई, तो मराठों को बहुत नुकसान हुआ। इसके अलावा जो अहमद शाह अब्दाली था, जिसको कि इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई, लेकिन उसको भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? अंग्रेजों को। कैसे? क्योंकि जो मराठे थे, जो अंग्रेजों को सबसे ज्यादा चुनौती दे सकते थे, वो जो है कमजोर हो गए। मराठे कमजोर हो गए, इसका फायदा जो है अंग्रेजों को मिला और बंगाल में उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ कर लिया। तो ये बिल्कुल ठीक है, दूसरा कथन। अगला दिया है, बक्सर के युद्ध से भारत में ब्रिटिश सत्ता मजबूत हुई। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो यहां पर तीनों ही कथन सही होंगे, तीनों कथन सही होंगे, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस निम्न गवर्नर जनरलों का सही कालक्रम क्या है? तो इन गवर्नर जनरलों का सही कालक्रम आपको बताना है। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। जॉन सोर। जॉन सोर की अगर हम लोग बात करें तो ये 1785-86 में जो जॉन सोर है, ये जो है ना अपना वो बना था। सॉरी, जॉन सोर नहीं, माफ़ी चाहूँगा, ये 85-86 नहीं, माफ़ी चाहूँगा, ये बना था 1793 से 98। सॉरी, मैं 85-86 बोल रहा था, 1793 से 1798। उसके बाद वेलेजली की बात करें तो 1798, जॉन सोर के बाद 1805 तक ये जो है बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। उसके बाद मैकफर्सन, ये जो है 1785-86 में। उसके बाद हेस्टिंग्स, ये 1813 से 1823 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। तो यहां पर सबसे पहले कौन था? तो मैकफर्सन, तो 3 सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद था जॉन सोर, उसके बाद वेलेजली, उसके बाद हेस्टिंग्स। तो 3, 1, 2, 4 ये जो है आपका उत्तर होगा, 3, 1, 2, 4 ये। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
तो भाई पहला कथन दिया है चंद्रगुप्त प्रथम ने नागवंश की राजकुमारी कुबेरनाग से विवाह किया, बिल्कुल ठीक है ये। अगला दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से करवाया, ठीक है ये। अगला दिया है कुंतल नरेश काकुत्स वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह किसी गुप्त राजकुमार से करवाया था, ये भी सही है। वह गुप्त राजकुमार कौन था ये स्पष्ट नहीं है, तो ध्यान रखना इस चीज को भी। तो यहां पर तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, तो उत्तर होगा 1 2 3। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है मुद्रा राक्षस से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। जी हाँ बिल्कुल ठीक। ना 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 ये गलत है। मुद्रा राक्षस से ना मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। देवी चंद्रगुप्तम से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। यहां से ना ये भी गलत है, दूसरा भी। देवी चंद्रगुप्तम से अपने को मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है, सॉरी माफी चाहूंगा, गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। जो अपने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है ना, उसके बारे में जानकारी मिलती है देवी चंद्रगुप्तम से। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी, बिल्कुल सही है ये। तो पहला और जो दूसरा है वो गलत है, तीसरा सही है। तो यहां आपका जो उत्तर हो जाएगा स। अगला क्वेश्चन दिया है महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित मेघदूत क्या है। तो मेघदूत जो है ना एक खंड काव्य है। इस खंड काव्य में महाकवि कालिदास जी ने मेघ को संदेशवाहक बना के इसमें दिखाया है। जो यक्ष होता है अपनी यक्षिणी को मेघ के माध्यम से संदेश भेजता है। अगला क्वेश्चन दिया है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन था। तो भाई तुगलक वंश, ये जो है ना 1320 से लेकर के 1414 तक शासन किया, लगभग 94 वर्ष। तो सबसे लंबे समय तक रूल करने वाला राजवंश था तुगलक वंश। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज इतना ही क्वेश्चन। तो वीडियो को आप जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।